Friends, today I am going to discuss chromosomal proteins. Chromosomal proteins are the proteins which are associated with the DNA to give rise the structure which is termed as chromatin. Chromatin is in fact the thread-like genetic structures which are seen at the time of interphase. Means when the cell is involved in many synthetic activities. When the cell goes from the cell division process, then these chromatin threads get organized into rod-shaped structures which are termed as chromosomes. So now first of all we will see the structure of a chromosome during the different phases of the cell. This is the structure of chromatin. This is, as you are well aware, आप सबको पता है कि this is the DNA thread. This DNA thread has a diameter of about 2 nanometers. Means इसकी thickness 2 nanometer होती है. This 2 nanometer thick thread get organized into a 11 nanometer thick thread when it get associated with proteins. जब ये कुछ proteins के साथ join कर लेता है, these proteins are in fact the histone proteins. These histone proteins, 8 histone proteins come together and they form a core. Over this core, the 2 nanometer thick DNA thread gets coiled around it. This coiling is about of 2 turns. In fact, this 2 turn of the DNA is composed of about 46 base pairs of DNA. These 2 turns has in total about 146 base pairs of DNA. किसी किताब में आपको 145 बेस पेयर्स भी लिखा मिलेगा, किसी किताब में आपको 147 बेस पेयर्स भी, जैसे लोडिस में 147 बेस पेयर्स लिखा हुआ मिलेगा. बट इन जनरल वी assume that 146 base pairs of DNA get coiled over the octameric histone protein. Octameric इसलिए because this core is composed of 8 histone proteins. So this whole structure, 8 histone proteins plus 146 base pairs of DNA जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. द थिकनेस और यू कैन से द डायमीटर ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम इज अबाउट 11 नैनोमीटर्स, 10 to 11 नैनोमीटर्स. तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे 2 नैनोमीटर थिक थ्रेड जो डीएनए स्टार्टिंग में था, अब वो ऑर्गेनाइज हो गया 11 नैनोमीटर थिक थ्रेड में. तो इस तरीके से ढेर सारे न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर जो कि आपको इंटरफेज के दौरान आपको जगह जगह बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, दे आर विजिबल. तो ये स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर्स ढेर सारे बनते हैं और उन सब का डायमीटर होता है 10 to 11 नैनोमीटर्स. दिस 10 to 11 नैनोमीटर थिक थ्रेड नाउ गेट ऑर्गेनाइज्ड, गिव राइज टू ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अबाउट 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर. क्योंकि अब ये न्यूक्लियोसोम्स 6 के ग्रुप में एक एक रिंग बनाते हैं. हर रिंग में 6 न्यूक्लियोसोम्स विल बी प्रेजेंट. एंड जब एक न्यूक्लियोसोमल की डायमीटर 10 नैनोमीटर से, देन कैन एज्यूम कि ये इसका डायमीटर अपने आप 30 नैनोमीटर हो जाएगा जब 6 का एक रिंग प्रेजेंट होगा. अब ये 6 का रिंग थिक थ्रेड, जो कि आपको ये भी स्ट्रक्चर आपको इंटरफेस के दौरान देखने को मिलेगा. फाइनली इट गिव राइज टू ए मेटाफेज स्ट्रक्चर विच इज वेरी थिक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. इन फैक्ट द थिकनेस ऑफ दिस chromosome, one chromatid, is about 0.5 microns. Here you see that this chromosome is consist of 2 chromatids. This is one and this is another chromatid. When these 2 chromatids are associated with each other at a point which is called centromere, both these chromatids are termed as sister chromatids. इसमें से किसी क्रोमोसोम में यू विल फाइंड कि एक आर्म थोड़ा छोटा हो सकता है कंपेयर टू अनदर आर्म. जो छोटा आर्म होता है उसको बोलते हैं पी आर्म, और जो थोड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम क्यू आर्म.
ये सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम में आपको ऐसा दिखाई देगा। यदि मेटासेंट्रिक है तो दोनों आर्म्स इक्वल होंगे, और टेलोसेंट्रिक है तो एक आर्म बहुत ही छोटा होगा और दूसरा आर्म काफी लंबा होगा कंपैरेटिवली। सो यू हैव सीन द हाउ द 2 nanometer thick thread get organized into a metaphase rod shaped chromosome। अब ये पूरा कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन का प्रोसेस पूरे सेल साइकिल के दौरान चलता रहता है। सेल डिवीजन के समय आपको क्रोमोसोम कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे, और जब इंटरफेज में वही क्रोमोसोम पहुंचेगा जिस समय की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होना है, रिप्लिकेशन होना है क्रोमोसोम्स का, तब यही क्रोमोसोम आपको कुछ इस तरीके का या इस तरीके का दिखाई देना शुरू करेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन, और इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं दे आर इन फैक्ट द क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इसलिए क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, उनके बारे में, उनके कंपोजिशन को जानना अति आवश्यक है यदि हम क्रोमोसोम के फंक्शन को, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। नाउ वी विल गो टू अनदर स्लाइड। In fact, this is the definition of chromatin. Chromatin is the term used to describe the complex of DNA, RNA, histones and non-histone proteins that make up the uncoiled chromosome characteristic of the eukaryotic interphase nucleus. ये structure आपको सिर्फ eukaryotic न्यूक्लियस में मिलेगा, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में मिलेगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है जैसे बैक्टीरिया में, तो वहाँ पे जनरली दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी बहुत ही थोड़े प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए उनको हम डीएनए को बोलते हैं नेकेड डीएनए। हियर यू आर सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए इंटरफेज न्यूक्लियस। हियर you see a very fine threads of chromatin are present, and this is the structure of a metaphase chromosome which appears as rod-like structure. तो इस complex dynamic process को समझने के लिए first of all we have to understand the chemical composition of the chromosomes. जैसा मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स मेनली दो चीजों से मिलकर बनी होती हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स अगेन is of two types, histone proteins and non-histone proteins. न्यूक्लिक एसिड भी दो तरीके के क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। लेकिन आरएनए को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं माना जाता है बिकॉज दे हैव नो रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। केवल ये आरएनए इसलिए हमें इसके कंपोजिशन में मिल जाता है क्योंकि जिस समय उसका केमिकल सेपरेशन किया जाता है कुछ न कुछ आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है और वो आरएनए हमारे उस कंस्टिट्यूएंट में प्रेजेंट रहता है जो कि बहुत ही थोड़े अमाउंट पर प्रेजेंट होता है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और डीएनए ये तीनों लगभग इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि से डीएनए का ठीक डबल अमाउंट हिस्टोन और नॉन हिस्टोन अमाउंट का प्रेजेंट होता है। जितना हिस्टोन प्रेजेंट होता है लगभग उतना ही डीएनए प्रेजेंट होता है, लगभग उतना ही नॉन हिस्टोन प्रेजेंट होता है। उसी कंपोजिशन को अब हम लोग दूसरी तरीके से थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे लिवर सेल में कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये, और पी एम्ब्रियो में कितने हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है। ये प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड भी दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यहाँ पे आप पाएंगे कि लिवर सेल में we have found about 36% of the histone protein, 28% of the non-histone proteins and 31% DNA और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में RNA लगभग 5% प्रेजेंट। पी एम्ब्रियो में जो कि प्लांट है, एम्ब्रियो है, उसमें 33% हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 18% नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, 31% डीएनए प्रेजेंट है और 17.5% आरएनए प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि लगभग जितना
हिस्टोन प्रेजेंट है उतना ही डीएनए प्रेजेंट है और लगभग उतना ही नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इनफैक्ट वी कैन से, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगभग जो टोटल प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो डीएनए के जस्ट डबल होता है। यहाँ पर भी पी एम्ब्रियो में भी यू कैन सी that the total protein present is about the double the amount of DNA present in the cell. Now we will take one by one. Here I am going to explain the histone proteins. Histone proteins are in fact basic proteins. Basic proteins means those proteins which are positively charged at neutral pH. अब ये बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में दो बेसिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। इन लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड पे NH3 प्लस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये टोटल प्रोटीन को पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं एंड द नेचर ऑफ दैट प्रोटीन बिकम्स बेसिक। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका रोल क्या है क्रोमोसोम में? इनफैक्ट हम सबको पता है कि डीएनए क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है और डीएनए किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप्स ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं और ये फॉस्फेट ग्रुप्स आर निगेटिवली चार्ज्ड। और जैसे मैंने बताया कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें NH3 प्लस चार्ज होता है, मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो अपने आप ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म ए कॉमन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हिस्टोन्स प्ले ए मेजर स्ट्रक्चरल रोल इन द क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशंस। Histones are present in the chromatin of all higher eukaryotes in amounts लगभग जितना डीएनए प्रेजेंट होता है उतना ही हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जब प्लांट्स और एनिमल्स सब में देखा गया, एवरीवेयर we come across about 5 different types of histone protein. The 5 different types of histone proteins are H1 histone protein, H2A histone protein, H2B histone protein, H3 histone protein and H4 histone protein. इस तरीके से मेनली कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, वो हायर प्लांट हो लोअर प्लांट हो, हायर एनिमल हो लोअर एनिमल हो, एवरीवेयर these 5 histone proteins will be present. अब हम उन पांचों हिस्टोन प्रोटीन्स की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि उनकी क्या खासियत होती है, क्योंकि इस हिस्टोन प्रोटीन का क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस H1 हिस्टोन प्रोटीन इज हाईली लाइसिन रिच, मीन्स इसमें लार्ज अमाउंट में लाइसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। और लाइसिन अमाइनो एसिड जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन NH3 आयन। और इस H1 हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। H2A हिस्टोन प्रोटीन में भी लाइसिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से यह H2A हिस्टोन प्रोटीन भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन लाइसिन के साथ साथ एक दूसरा पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आर्जिनिन भी हिस्टोन प्रोटीन में H2A हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। H2B हिस्टोन प्रोटीन का कंपोजिशन लगभग H2A हिस्टोन प्रोटीन जैसा ही होता है, मींस लाइसिन और आर्जिनिन दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। H3 हिस्टोन प्रोटीन भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ये इसका पॉजिटिव चार्ज इज लार्जली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन रिच हिस्टोन प्रोटीन, मींस इस हिस्टोन प्रोटीन में H3 हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन अमाइनो एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर भी वो NH3 प्लस चूंकि ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिवली चार्ज बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स। H4 इज ए हाईली कंजर्व्ड हिस्टोन प्रोटीन। हाईली कंजर्व्ड का मतलब ये है कि इवोल्यूशन के दौरान इसमें
वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे हायर हो या लोअर फॉर्म्स हो, सब में लगभग सेम कंपोजिशन होता है H4 हिस्टोन प्रोटीन का। और इस H4 हिस्टोन प्रोटीन में भी आर्जिनिन अमाइनो एसिड की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी एनिमल में किसी किसी जगह पर H1 हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ या इसके प्लेस पर H5 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे इन द न्यूक्लिएटेड आरबीसी ऑफ बर्ड्स। हम सबको पता है कि हमारे आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि बर्ड्स में न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होता है और वहां पे H1 के साथ साथ H5 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। Now the characteristic of histones of calf thymus. calf thymus के हिस्टोन्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, थोड़ा हम लोग उसको भी यहाँ पे जान लें। As I told you that in H1 histone protein, large amount of lysine is present and a very small amount of arginine amino acid is present। तो इस तरीके से यहाँ पे आप रेशियो देख रहे हैं कि 22 रेशियो आता है, जबकि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि H2A और H2B में लाइसिन और आर्जिनिन दोनों ही अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लगभग दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट है, या लाइसिन थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। H3 में मैक्सिमम जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है वो आर्जिनिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द रेशियो बिटवीन लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड कम्स टू 0.72, मतलब कि आर्जिनिन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा कंपेयर टू लाइसिन। यही हाल H4 हिस्टोन प्रोटीन में होता है, इट इज 0.79। उसी चूंकि ज्यादातर लाइसिन और आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बेसिक टू एसिडिक रेशियो जब इनका कंपेयर करते हैं तो हियर यू फाइंड दैट ऑल दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर। मॉलिक्यूलर वेट ये 21,500 है H1 का, 14,000 है H2A का, H2B का 13,774 है। ये काफ थाइमस में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी तरीके से H4 हिस्टोन प्रोटीन विच इज अ हाईली कंजर्व्ड हिस्टोन प्रोटीन 11,180 है। दिस इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज। H1 215 अमीनो एसिड्स होते हैं, H2A में 129 है, H2B में 125 है, H3 में 135 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, H4 में केवल 102 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। नाउ द जनरल प्रॉपर्टीज। अब इस केमिकल कंपोजिशन को समझने के पीछे जो मेन कारण था वो कि इसकी वजह से उस पर्टिकुलर हिस्टोन का प्रॉपर्टीज क्या आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले वी विल टेक H4 हिस्टोन प्रोटीन। H4 हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म्स द कोर हिस्टोन। कोर हिस्टोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो न्यूक्लियोसोम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उस न्यूक्लियोसोम में 8 प्रोटीन में से 2 H4 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डीएनए को पार्टिकल फॉर्म में असेंबल करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अब हाईली कंजर्व्ड, These H4 हिस्टोन प्रोटीन्स आर हाईली कंजर्व्ड। इसके कंजर्वेशन की स्थिति आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 2 अमीनो एसिड्स बिटवीन काफ थाइमस एंड पी एम्ब्रियो। पी एम्ब्रियो दिस इज ए प्लांट एंड काफ थाइमस दिस इज ए हाईली डेवलप्ड मैमल। अब इन दोनों में इवोल्यूशन में कितना दूरी है, उसके बावजूद जो H4 हिस्टोन प्रोटीन का कंपोजिशन है उसमें जो डिफरेंस है इस प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन के में, उसमें केवल 2 अमीनो एसिड का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन के दौरान जो कि हजारों साल बीत गए होंगे दोनों को बनने में और दोनों की लाइन सेपरेट हुई होगी। नाउ इन स्पाइट ऑफ दैट कि बहुत सारे म्यूटेशंस हुए होंगे, डिफरेंस केवल 2 अमीनो एसिड का है। उसी तरीके से H3 हिस्टोन प्रोटीन है, दिस इज आल्सो ए कोर हिस्टोन प्रोटीन। कोर हिस्टोन प्रोटीन का एक बार फिर मैं मतलब बता दूं, क्योंकि वहां पे वो कोर प्रोटीन बना रहा है न्यूक्लियोसोम में। और ये दिस प्रोटीन H3 इज आल्सो हाईली कंजर्व्ड। यहाँ पे कंजर्वेशन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है क्योंकि 4 अमीनो एसिड का डिफरेंस है बिटवीन काफ थाइमस एंड पी एम्ब्रियो। मीन्स यहाँ म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से कि दोनों में 4 अमीनो एसिड का डिफरेंस। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हजारों साल में यदि केवल 4 अमीनो एसिड का डिफरेंस होता है एक हाईली डेवलप्ड प्लांट और हाईली डेवलप्ड एनिमल में, तो ये इवोल्यूशन में अपने आप
एक मिरेकल है कि इतना कंजर्व्ड सीक्वेंसेस कैसे बने रहे। H2A हिस्टोन प्रोटीन, H2A प्रोटीन मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज आल्सो ए कोर हिस्टोन प्रोटीन एंड इट इज स्लाइटली मोर पेरिफेरल, मीन्स जो न्यूक्लियोसोम बनता है उसमें ये आउटर पेरिफेरी पे मिलेंगे एंड दे आर मॉडरेट वेरिएशन बिटवीन टिश्यू एंड स्पीसीज। इसका कंजर्वेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन्स का था। हियर यू सी दैट देयर इज डिफरेंस ऑफ 16 अमाइनो एसिड्स बिटवीन सी अर्चिन एंड कॉफ्थाइमस। अब ये दोनों के दोनों, सी अर्चिन आपको पता है कि दिस इज एन इनवर्टिब्रेट एंड कॉफ्थाइमस इज ए वर्टिब्रेट मैमल। तो यहाँ पे इवोल्यूशन का उतना गैप नहीं है, उसके बावजूद 16 अमीनो एसिड का डिफरेंस है। तो कंजर्व तो हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, लेकिन उस लेवल का कंजर्वेशन नहीं है जैसा कि H3 और H4 में था। H2B इज आल्सो ए कोर हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर भी कंजर्वेशन थोड़ा सा compromise किया गया है, मीन्स देयर इज अ मॉडरेट वेरिएशन बिटवीन द टिश्यू एंड स्पीसीज। यहाँ पे 60 अमीनो एसिड का डिफरेंस है व्हेन इट वाज कंपेयर्ड इन द हिस्टोन प्रोटीन्स ऑफ सी अर्चिन एंड कॉफ्थाइमस। H1 हिस्टोन प्रोटीन, इट इज ए वेरिएबल प्रोटीन और इसका अमाउंट कंपोजिशन काफी वेरी करता है बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड स्पीसीज, इसलिए हम इसको कंजर्व प्रोटीन नहीं कह सकते उतना। H10 इज also a very variable protein and is mostly present in the non-replicating cells. और H5 प्रोटीन जैसा कि मैंने आपको बताया, it is present in the nucleated RBC of birds and amphibians. So in this way, you can see how the histone proteins are conserved in the evolutionary line. Now, as I told you, there are 5 different types of histone proteins: H1, H2A, H2B, H3 and H4. अब इनका 5 different histone proteins का मोलर रेशियो क्या होता है आपस में, क्योंकि ये बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, दैट इज द न्यूक्लियोसोम। पाया ये गया है कि हर एक H1 हिस्टोन प्रोटीन पे दो मॉलिक्यूल्स, 2 molecules each of H2A, H2B, H3 and H4 is present. Means ये 8 H2A, H2B, H3 और H4 के मॉलिक्यूल्स एक H1 हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं, तब जाकर के एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर बनता है। They are especially complex with the DNA to produce the basic structures of interchromatin, that is about 11 nanometer या 110 Armstrong in diameter होता है और 60 Armstrong high होता है। This ellipsoidal bead-like structure is termed as nucleosome. यहाँ पे here you can see that all the 8 histone proteins H2A, H2A, H2B, H3, H3, H4, H4 and this is another H2B, 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके ऊपर लगभग 2 राउंड की रैपिंग बनाता है और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच के का जो थ्रेड होता है दैट इज मेड ऑफ डीएनए। दिस डीएनए इज टर्म्ड एज लिंकर डीएनए और इसी लिंकर डीएनए के आसपास बीच में कहीं H1 हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। So in this way, this एक हिस्टोन प्रोटीन के साथ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स H2A, H2B, H3 and H4 दो के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं and the thickness of this nucleosome structure is about 10 nanometers और इसको हम बोलते हैं this bead-like structure is termed as nucleosomes. अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है जितना आपने पढ़ा? पहली बात तो मैंने आपको बताया कि द एक्सपोज्ड NH3 ग्रुप्स ऑफ आर्जिनिन और लाइसिन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और उसमें ये NH3 पॉजिटिवली चार्ज एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस इज फॉर्म्स in fact a polycations over the histones. This is important in the interaction of DNA. जब DNA के साथ ये इंटरेक्ट करता है हिस्टोन प्रोटीन तो वहां पे इस पॉजिटिवली चार्ज्ड
NH3 ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंस रोल होता है, क्योंकि जो डीएनए में सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज फॉस्फेट, एंड दैट फॉस्फेट ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन डेवलप होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और उसकी वजह से हिस्टोन और डीएनए दे गिव राइज टू ए कॉमन स्ट्रक्चर। दूसरा जो कंक्लूजन निकलता है कि जो रिमार्केबल कंसिस्टेंसी ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स की है, मींस हर H1 हिस्टोन प्रोटीन के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3, H4 है, मींस एक निश्चित अमाउंट में H1 और बाकी हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हर सेल में, और ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो हायर फॉर्म प्लांट्स हो या लोअर फॉर्म्स के एनिमल्स हो, सब में ये केमिकल कंपोजिशन जो रेशियो है H1, H2, H2B, H3, H4 का, वो सब में वही कॉमन पाया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इवोल्यूशन में इतना जो डाइवर्जेंस हुआ प्लांट्स और एनिमल्स के बीच, लोअर फॉर्म्स और, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक कंपोजिशन है हिस्टोन प्रोटीन्स का, दैट्स रिमेन द सेम थ्रू आउट द ऑर्गेनिजम्स। और इसके ये इंडिकेट करता है कि सभी ऑर्गेनिज्म में, वो प्रोटोजोआ से लेकर के और हायर मैमल्स तक या हायर फ्लावरिंग प्लांट्स तक, ये डीएनए पैकेजिंग की मेथोडोलॉजी जो प्रोसेसिंग है वो लगभग सेम है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स कंजर्व्ड हैं, उनका कंपोजिशन सेम है, मींस कि जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम का, वो इस हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ही बनता है। Now the non-histone proteins, as I told you that these histone proteins बेसिक होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। दे फॉर्म ए वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। हेट्रोजीनियस ग्रुप्स मीन्स कि वो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक भी हो सकते हैं, उनका कंपोजिशन बहुत ही वेरी करता है, बट दे आर लार्जली एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक होगा तो उनके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होगा एट न्यूट्रल पीएच। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे एसिडिक होंगे, एसिड और बेस दोनों ही प्रकार के प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड उनका मॉलिक्यूलर वेट, आपने इसके पहले देखा कि मॉलिक्यूलर वेट काफी कुछ एक जैसा है, सबका कंपोजिशन, एमाइनो एसिड कंपोजिशन यदि आप देखेंगे तो लगभग 250 से लेकर के 100 एमाइनो एसिड तक में सारे पांचों के पांचों हिस्टोन प्रोटीन्स का कंपोजिशन होता है, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में वेरिएशन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में बहुत ज्यादा होता है। कुछ बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाई जाती है, दैट इज दे आर आल्सो टर्म्ड एज हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन्स, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है और चूंकि इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, सो देयर मूवमेंट इज वेरी फास्ट। The variation in the composition non-histone proteins among different cell types of the same organism, एक ही ऑर्गेनिज्म में, चूंकि हर सेल में, हर टिश्यू में अलग अलग नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है, मींस एक कॉमन पैटर्न नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का नहीं मिलता है। ये अपने आप में सिग्निफाई करता है कि these non-histone proteins are associated with the regulation of expression of specific genes। रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स से मतलब हमारा ये है कि जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल है, उसका फंक्शन कुछ दूसरा है, और स्टमक के सेल्स हैं, उसका फंक्शन कुछ दूसरा है, आई के सेल्स हैं, उसका कुछ फंक्शन दूसरा है। और ये दूसरा फंक्शन किस वजह से है? क्योंकि उसमें एक अलग प्रकार की प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एक अलग प्रकार के एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है, एक अलग प्रकार के हार्मोन्स की सिंथेसिस हो रही है। अब ये सिंथेसिस यदि हर में सब में कॉमन प्रोटीन है तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबके फंक्शंस अलग अलग हों, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का कंपोजिशन, कंसंट्रेशन, सब कुछ अलग अलग सेल में, अलग अलग टिश्यूज में वेरी करता है एक ही ऑर्गेनिज्म के। तो ये इंडिकेट करता है कि दीज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद द रेगुलेटरी एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक, मीन्स किस जीन को किस सेल में एक्सप्रेस करना है और किन जीन्स को किस सेल में एक्सप्रेस नहीं होना है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रोल नहीं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे।
जो एसिडिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, these acidic non-histone proteins, they react with the basic non-histone proteins, basic histone proteins, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एसिडिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट होता है और इस तरीके से हिस्टोन के साथ मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जबकि जो बेसिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, दे रिएक्ट विद द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द डीएनए, जैसा कि हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ है कि पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द डीएनए। तो इस तरीके से तीनों हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए कंबाइन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटिन। नाउ there is a structure called scaffold which is present in the metaphase chromosome. ये मेटाफेज क्रोमोसोम है। इस मेटाफेज क्रोमोसोम को when we put in a dextrose sulfate solution which is a highly anionic solution, जो ही आप इस मेटाफेज क्रोमोसोम को डेक्स्ट्रोज सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, then you will find that the DNA which is associated with the histone proteins, because of being they are positively charged, वो उन हिस्टोन प्रोटीन से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आप ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये हिस्टोन डीएनए के थ्रेड्स चारों तरफ फैले हुए हैं, क्योंकि ये पॉलीएनायनिक सॉल्यूशन है डेक्स्ट्रोज सल्फेट। तो पॉलीएनायनिक सॉल्यूशन उन हिस्टोन प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर जाता है पॉजिटिव चार्जेज के साथ और डीएनए फ्री हो जाता है। ये डीएनए फ्री हो गया यहाँ पे, लेकिन उसी बीच में there a skeletal like structure was found that is termed as scaffold. Here this is termed as scaffold, and this scaffold is made up of proteins, और इसका शेप भी लगभग वैसा ही होता है जैसा कि मेटाफेज क्रोमोसोम का होता है। तो इससे ये पता लगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स का तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में रोल है ही है, लेकिन कुछ स्कैफोल्ड प्रोटीन्स भी हैं which play important role in the organization of the DNA when they give rise to the structure of this metaphase chromosome. यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है कि दिस इज द मेटाफेज क्रोमोसोम, और डेक्स्ट्रोज सल्फेट सॉल्यूशन में जब इसको डिप किया गया तो इसमें पाया ये गया कि हिस्टोन डिप्लीटेड डीएनए, ये डीएनए के थ्रेड्स चारों तरफ फैल गए इस तरीके से, और बीच में जो रेडिश स्ट्रक्चर आपको दिखता है दैट वाज इन फैक्ट ए प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर व्हिच इज टर्म्ड एज स्कैफोल्ड। ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को जब इसका कंपोजिशन पता किया गया, देन इट वाज फाउंड दैट इट बिलोंग्स टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्लास। These chromosome scaffold is composed of non-histone protein and has the shape of the metaphase chromosome. जैसा कि मेटाफेज क्रोमोसोम का शेप होता है, लगभग उसी शेप का ये scaffold प्रोटीन्स भी बनाते हैं। तो we can say that जो वहाँ पे 13 नैनोमीटर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम के 6 रिंग स्ट्रक्चर की वजह से बना था, उसके बाद जो मेटाफेज का शेप बनता है that is because of this scaffold structure, and this scaffold is composed of non-histone proteins. कुछ दूसरे non-histone proteins भी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन के अलावा, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स which help in regulation of the transcription, replication factors help in the regulation of the replication। इसमें डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, न्यूक्लिएज होता है, डीएनए लाइगेज होता है। इन ऑलरेडी एंजाइम्स से कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं ये, और इनसे आप ऑलरेडी परिचित हैं। टोपोआइसोमेरेज जिसका कि रोल है कि रिलैक्सेशन ऑफ द सुपर कॉइलिंग डीएनए, ये सब के सब प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को क्लास को बिलोंग करते हैं, और सबको आपको पता है कि दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द replication of the DNA, in the transcription of the DNA, in the expression of various genes. So we can say in total that these non-histone proteins have a very important role in the functional organization of the chromosome in addition to structural organization of the
chromosome. Now the distribution of non-histone proteins. ये अपने आप में फिर ये इंडिकेट करता है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का मेन जो फंक्शन है दैट इज in the expression or silencing of the various genes which are present in the chromosomes. डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हाईली अनइवन होता है और ये इनका अमाउंट भी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का अमाउंट भी डिफरेंट होता है और उनका प्रोपोर्शन भी डिफरेंट होता है इन डिफरेंट टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि वो पैंक्रियाटिक सेल है तो दूसरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, यदि स्टमक के सेल्स हैं तो दूसरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, यदि कोई थायराइड है टिश्यू है तो उसमें दूसरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जबकि हिस्टोन्स का कंपोजिशन जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया कि इट इज very much fixed in every type of cell, वो चाहे पैंक्रियाटिक सेल हो, चाहे स्टमक सेल हो, चाहे थायराइड का सेल हो, चाहे प्लांट का सेल हो, चाहे एनिमल का सेल हो, चाहे लोअर प्लांट हो, चाहे लोअर एनिमल हो, या हायर प्लांट हो या हायर एनिमल हो, एवरीवेयर हिस्टोन का कंपोजिशन लगभग एक जैसा होता है और हर सेल में लगभग उतने ही अमाउंट में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हाईली अनइवन होता है और इनका कंपोजिशन और प्रोपोर्शन भी अलग अलग होता है। दिस अगेन इंडिकेट्स दैट हिस्टोन्स इंटरेक्ट विद द डीएनए to give rise to the basic structure of the chromosome, that is nucleosome, while non-histone proteins fulfill the diverse functions specific to different tissues. Means different tissues को जो different functions allot किए गए हैं उनको ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन रेगुलेट करता है। जैसे टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, हर टिश्यू में अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन एरियाज एक्टिवेट किए जाते हैं जिससे कि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाएंगे सो दैट पर्टिकुलर टिश्यू कैन परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। सेल की लाइफ साइकिल में जैसे एक फेज आता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। उसी तरीके से द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम जैसे कि सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में भी एक सेनपी प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज ए नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इस तरीके से जितने भी फंक्शनल रोल्स हैं वो ज़्यादातर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जबकि क्रोमोसोम का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोन प्रोटीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। So we can say that these histones and non-histone proteins both combine to give rise to the structural organization of the chromosome and the functional significance of the chromosome. Say in the last thank you, और इसके बाद भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो then we can discuss in the live classes. एक अभी इसमें आपको छूट गया है that is the chemical modification of the histone proteins, उसको मैं अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।